सभी विद्यार्थियों को मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज देखेंगे हम लोग संधि। संधि की परिभाषा क्या है। तो यह सारी बातें जो हम देख रहे हैं कि संधि की परिभाषा, संधि का अर्थ होता है मेल या फिर मिलना। जब हम दो शब्दों को मिलाते हैं तो पहले शब्द का अंतिम ध्वनि एक दूसरे शब्द के पहली ध्वनि मिलकर जो परिवर्तन लाती है, उस परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ध्यान से समझेंगे। जब संधि किए गए दो शब्दों को हम अलग अलग करके लिखते हैं तो उसको हम विच्छेद कहते हैं, अर्थात संधि विच्छेद उसको कहेंगे। कि जब दो शब्दों को अलग अलग करके अलग अलग बांटते हैं, लिखते हैं, उसे धन जोड़ करके लिखते हैं, तो उसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। अब देखेंगे कि संधि के भेद कितने होते हैं। तो संधि के भेद देखने के पहले हम संधि के कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे यहाँ देखेंगे तथा अस्तु, अर्थात इसको हम कहेंगे तथा जोड़ अस्तु, तथा अस्तु। इस उदाहरण में आ और अ मिलकर आ बन गए हैं और अ का यहाँ लोप हो गया है। पुनः यहाँ देखेंगे पदोन्नति, पद जोड़ उन्नति। इस उदाहरण में अ और उ मिलकर ओ बन गए हैं और यहाँ उ का लोप हो गया है। तो इस तरह से इसका यह संधि का उदाहरण हुआ। संधि के अगर हम सर्वोच्च को क्या कहेंगे, सर्व जोड़ उच्च। इस उदाहरण में भी यहाँ अ और उ मिलकर ओ बन गए हैं, यहाँ पे उ का लोप हो गया है, वो विलुप्त हो गया है। इस तरह से चिरायु, चिरायु का मतलब होता है चिर जोड़ आयु, अर्थात चिर जोड़ आयु। ऊपर दिए गए उदाहरण में यहाँ चिर का र और आयु का आ मिलकर रा बना देते हैं। इसके बाद जैसे समांतर है, समान जोड़ अंतर। ऊपर दिए गए उदाहरण में यह भी देखिए कि न जोड़ अ मिलकर यहाँ ना बन गया है, अर्थात हो गया समांतर। इसके बाद अगर हम देखेंगे कि प्रत्येक, तो प्रत्येक को क्या कहेंगे, प्रति जोड़ एक, यानी प्रत्येक। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं कि यहाँ प्रति में ती जो है एवं ए ने मिलकर ते बना दिया है। और संधि के भेद की अगर हम बात करें तो संधि के भेद में जैसे हम देखेंगे कि तीन प्रकार के इसके भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीनों संधि को, तीनों भेदों को हम अलग अलग ढंग से समझने का प्रयास करेंगे कि तीनों का क्या खासियत है। तो स्वर संधि के अगर हम देखेंगे, स्वर संधि के, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अर्थात यहाँ दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, यह पांचों भेदों को हम अलग अलग ढंग से, अलग अलग प्रकार से इसका विच्छेद के साथ, उदाहरण के साथ हम समझने का प्रयास करेंगे। जो आपके अगर बेहतर ढंग से इसको देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हर तरह के कंपटीशन, हर तरह के एग्जाम के लिए आपके लिए लाभदायक हो सकता है। तो यहाँ स्वर संधि की पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। कि स्वर संधि की परिभाषा क्या है कि जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं या दो स्वर से मिलने से उनमें जो भी परिवर्तन आता है, हम उसे क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। दो स्वर आपस में मिलेंगे, मिलने से उनमें जो परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ आलय का मतलब होता है विद्यालय। इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि दो स्वर को मिलाया गया है। मुख्य रूप से हमें अंतर देखने को मिला है कि विद्या में आ और आलय में आ, अर्थात दोनों मिलकर आ हुआ है। स्वर संधि के भी कुछ भेद होते हैं। स्वर संधि के भेद जैसे मैंने अभी जिक्र किया था कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो मैंने यहाँ बताया कि यह पांचों भेदों का अगर हम जिक्र करते हैं तो बारी बारी से दीर्घ के बारे में, गुण के बारे में, वृद्धि के बारे में, यण के बारे में और अयादि के बारे में हम अलग अलग ढंग से जिक्र करेंगे। लेकिन आपको फिर से मैं एक बार याद दिला देता हूं कि आप इसका अलग अलग विच्छेद के साथ देखेंगे। जैसे दीर्घ संधि क्या है, तो संधि करते समय यदि ओ आ के साथ ओ आ हो तो आ यहाँ पे क्या बन जाता है, आ बन जाता है। जब ई और बड़ी ई के साथ ई और ई हो तो यहाँ पे बड़ी ई बन जाता है। जब ऊ और बड़ी ऊ के साथ ऊ और बड़ी ऊ हो तो यहाँ पे बड़ी ऊ बन जाता है। जब ऐसा होता है तो हम इसे क्या कहेंगे, दीर्घ संधि कहते हैं, अर्थात यहाँ पे दीर्घ रूप में बन जाता है। गुण संधि में जब संधि करते समय ओ आ के साथ ई हो तो ए बन जाता है, ओ आ के साथ ऊ हो तो ओ बन जाता है, और जब ओ आ के साथ री हो तो अर बन जाता है। और इस तरह से यह आपका दीर्घ संधि हुआ। व्यंजन संधि है कि व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से
उस व्यंजन में जो विकार या उस व्यंजन में जो परिवर्तन उत्पन्न होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। यानी कि व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन में आने से उस व्यंजन में किसी भी प्रकार का अगर विकार उत्पन्न होता है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन उत्पन्न होता है, तो वह व्यंजन संधि के रूप में जाना जाता है। उसे व्यंजन संधि के नाम से हम जानते हैं, यह व्यंजन संधि कहलाता है। तो इस प्रकार से यह व्यंजन संधि का प्रकार हुआ। व्यंजन संधि के कुछ नियम होते हैं। जैसे नियम नंबर 1 में अगर हम देखेंगे कि किसी वर्ग के पहले वर्ण यदि क, च, ट, त, प यानी कि सब हलंत के साथ है, अर्थात इसमें का अ निकाल दिया गया है कि मेल किसी वर्ग के तीसरे अथवा चौथे वर्ण या य, र, ल, व, ह या किसी स्वर से हो जाए तो क को ग, च को ज, ट को ड और प को ब में बदल देते हैं। यानी कि इसका तीसरा वर्ण बन जाता है। जैसे अच जोड़ अंत अजंत, यहाँ च और अ मिलकर ज बन गया है। सट जोड़ आनन सड़ानन, यानी ट और आ मिलकर डा बन गया है। यानी पहले वर्ण का तीसरा वर्ण बन जाना यहाँ पे पहला इसका नियम है। फिर हम दूसरे नियम के बारे में चर्चा करते हैं कि यदि किसी वर्ण के पहले वर्ण यानी क, च, ट, त, प का मेल न हो या इसका मेल न के रूप में आता है या म वर्ण से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण बन जाता है। अर्थात पहले वर्ण का क्या बनेगा, यहाँ पांचवा वर्ण बन जाता है। जैसे मैंने पहले बताया यहाँ पहले नियम में कि तीसरा बन जाता है, यहाँ पे पांचवा बन जाए। जैसे अप जोड़ मैं अम्मै, यानी आधा प आधा म बन गया। उत जोड़ नयन, तो यहाँ आधा त जो है आधा न बन गया, उन्नयन हो गया। और इस तरह से यह नियम नंबर दूसरा हुआ। फिर नियम नंबर तीसरा की अगर हम बात करें तो त का मेल यदि ग, घ, द, ध, ब, भ, य, र, व या किसी स्वर से हो जाए तो इसके बदले में यहाँ द हो जाता है। जैसे यहाँ दिया गया है जगत जोड़ ईश, यानी त में हलंत है तो यहाँ त का क्या हो गया है, द हो गया है, जगदीश हो गया है। सत जोड़ भावना, तो यहाँ त का द हो गया, सद भावना के रूप में इसका प्रयोग करेंगे। इसका चौथा नियम अगर हम बात करें तो चौथा नियम में जैसे त से परे च या छ होने पर ज, झ, ज या झ होने पर ज, ट या ठ होने पर ट, ड या ढ होने पर ड और ल होने पर ल हो जाता है। जैसे में यहाँ दिया गया उत जोड़ चारण, यानी कि त का आधा च बन गया उच्चारण। इसी तरह से यानी सत जोड़ जन, तो ये हो गया सज्जन, यानी जो अंतिम वाला विच्छेद है उसका पहला वर्ण यहाँ डबल कर दिया जाता है, दुगुना कर दिया जाता है। फिर यहाँ देखेंगे पांचवें नियम में कि यदि त का मेल तलावे श हलंत से हो तो त को च और तलावे श को छ बना दिया जाता है। जैसे में उत जोड़ श्वास, यानी इसका हो जाता है यहाँ त का आधा च हो गया, त हलंत है तो उच्छ्वास हो गया। उत जो शिष्ट, तो यहाँ त का च हो गया उच्छिष्ट। उसी तरह से त का मेल यदि ह से हो तो त तथा द का ह ध हो जाता है। जैसे उत जोड़हार यानी उधार, उत जोड़हरण या उद्धरण के नाम से इसको हम कहेंगे। फिर नियम नंबर 7 की बात करें तो 7 में यदि स्वर के बाद छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाता है। जैसे संधि जोड़ छेद, इसको कहेंगे संधि छेद। और ठीक इसी तरह से 8वें नियम की बात करें तो 8वें नियम में यदि म के बाद क हलंत से म हलंत पर तक कोई व्यंजन हो तो म हलंत अनुस्वार में बदल दिया जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पे दिया गया है कि किम जोड़ करह, तो किम जोड़ करह यानी किम को म को यहाँ पे अनुस्वार के रूप में यहाँ रख दिया जाए किंकर। सम जोड़ तोष, यानी सम में यहाँ म के रूप में इसका प्रयोग करेंगे, आधा म संतोष कर दिए हैं। इसी तरह से नियम नंबर 9 की बात करें तो म हलंत के बाद यह र, ल, व, तलाविश, मूर्धन्स, दंस, ह ये सभी हलंत में है। में से कोई व्यंजन होने पर म हलंत का अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम जोड़ योग, अर्थात इसका मतलब हो जाता है कि समयोग, यानी कि म का यहाँ आधा म कर लेते हैं, संयोग इसको लिखेंगे संयोग। इसी तरह से नियम नंबर 10 में है स से पहले ओ आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो स का यहाँ मूर्धन्य स हो जाता है। जैसे नि जोड़ सिद्ध निषिद्ध, बी जोड़
यानी इस तरह से। इसके बाद आप देखिए विसर्ग इसके बाद विसर्ग संधि जो है, इसका दूसरा विसर्ग संधि की परिभाषा विसर्ग संधि जब क्या है? समझेंगे कि जब संधि विसर्ग करते संधि किसे समय कहते हैं? विसर्ग के बाद इसकी स्वर या बात हम व्यंजन करें, वर्ण के आने से तो जो जब विकार संधि उत्पन्न करते होता समय है, विसर्ग हम उसे के विसर्ग बाद संधि स्वर कहते या हैं। व्यंजन विसर्ग वर्ण संधि के में आने से जो जो भी विकार स्वर और उत्पन्न व्यंजन होता है, वर्ण के बाद हम यानी इसके उसे आने विसर्ग के बाद संधि जो के नाम विकार से उत्पन्न जानते होता हैं। है, संधि जब भी करेंगे तो जब उत्पन्न हुए विकार या को व्यंजन क्या वर्ण के कहते हैं? आ जाने से तो जो भी विसर्ग विकार संधि के उत्पन्न नाम से होगा जानते उस हैं। विकार को हम क्या कहेंगे? अब इसको हम अलग अलग विसर्ग ढंग संधि से के नाम समझने से का प्रयास जानते हैं। करेंगे कि जैसे विसर्ग विसर्ग संधि जो है कुछ इसके भी उदाहरण कुछ के नियम रूप है। में अंतः नियम में जोड़ जैसे नियम करण नंबर जो 1 है, की बात करें, अर्थात किसी अंतःकरण वर्ण के होता पहले है, पर अंतः जोड़ होता है, च, यानी इसका मतलब होता है अंतर्गत में होता है का है, मेल किसी अंतः वर्ण के जोड़ तीसरे अथवा ध्यान, चौथे वर्ण, यानी इसका या मतलब हो गया य, ल, ल, अंतर्ध्यान। व हलंत में है, इस तरह से ह या अब अगला यहाँ किसी स्वर्ग देखेंगे से हो अंतः जाए जो तो राष्ट्रीय वह हलंत अर्थात को, होता है वह हलंत में अंतर्राष्ट्रीय। च को, ज हलंत तो में क यह है को, विसर्ग जो मैंने संधि पहले के कुछ नियम में भी उदाहरण। दिखाया था। इस उदाहरणों के माध्यम से यानी आप पहले देख रहे वर्ण हैं का यहाँ तीसरा विसर्ग वर्ण का बन प्रयोग जाता किया है गया है, और और जैसे अंतः में सट जोड़ आनंद, अंतः यानी और सडानंद, अंतः, यहाँ और करण जो है, गत है, आका ध्यान यहाँ है पे और राष्ट्रीय तो और है। आका इस तरह से पहले इसका वर्ण में पहले जो जो विसर्ग छेद के किया साथ गया प्रयोग है, किया गया है, च और फिर आका विसर्ग संधि के ज कुछ हुआ नियमों है, को अगर हम च जिक्र और करें आका यहाँ तो पे क्या नियम हुआ नंबर है, 1 में देखेंगे तो और कि ट का अगर तीसरा सभी वर्ण डा हो शब्द जाता है, में ड विसर्ग हो के जाता है बाद तो डा हो यदि गया च है। आता है इसी या तरह छ से नियम नंबर 2 में आता हो यदि तो किसी विसर्ग वर्ण के यहाँ पहले पे वर्ण तलाविश क, हो च, जाता है, ट, प, ट या ठ ठ, हो यानी सभी तो उसके हलंत में जगह है, पर मेल मूर्धन्य न स्व हो हलंत जाता में है, या तथा न वर्ण से तो हलंत हो तो और उसके ठ स्थान हो पर तो किसी इसके वर्ण का स्थान चौथा पर वर्ण यहाँ आता है। द्वंद्व तो मैंने हलंत हो उस जाता नियम है, में ये जैसे दिखाया नि था। जो चल है जैसे तो अब निश्चल जो हो गया, मया, धनु जो उत टंकार जो नैन, यानी धनुष्टकार हो गया, इसी नि तरह जोड़ से तारा अर्थात इसका आगे मतलब हो अगर गया हम देखते हैं निस्तारा। नियम तो इस नंबर, तरह से अगर यह हम नियम नंबर 1 हुआ। फिर अगर हम तीन नियम की नंबर बात 2 की करते बात हैं करते कि हैं अगर तो संधि नियम करते नंबर 2 समय में किसी जैसे वर्ण है का, कि अगर कभी संधि के समय विसर्ग के बाद तलाविश मूर्धन्य या दंश आए तो विसर्ग अपने मूल रूप से में ही बना रहता है या उसके स्थान पर बाद का वर्ण स्वतः आ जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि नि जोड़ संदेह अर्थात इसका मतलब होता है निसंदेह। फिर यहाँ तु जोड़ शासन अर्थात इसका अर्थ हुआ दुशासन। तो यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। इसी तरह अगर हम नियम नंबर 3 की चर्चा करते हैं, नियम नंबर 3 देखते हैं तो इसमें स्पष्ट है कि अगर संधि के समय विसर्ग के बाद क हो, ख हो या प, फ हो तो विसर्ग में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। यानी कि क, ख या प, फ जब आता है तो इसके बाद किसी भी तरह का विसर्ग उत्पन्न नहीं होता है, कोई विकार उत्पन्न नहीं। जैसे रज जोड़ कण यानी रज कण, पय जोड़ पान, इसका मतलब होता है पय पान, तो यहाँ पे किसी भी तरह का विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है। पुनः आप देखेंगे नियम नंबर 4 की बात करें कि अगर संधि के समय विसर्ग से पहले अ हो और बाद में घोष व्यंजन या ह हो तो विसर्ग को क्या करते हैं, यहाँ ऊ में परिवर्तित कर देते हैं, ओ में बदल देते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में कहा गया है मनः जोड़ भाव अर्थात इसका अर्थ हुआ मनोभाव। फिर यहाँ देख रहे हैं यशो जोड़दा, यशः जोड़दा, यशोदा अर्थात यशः जोड़दा जो है यहाँ विसर्ग ओ में बदल जाता है, यशोदा हो गया। फिर नियम नंबर हम 5 की बात करें तो 5 में देखेंगे कि अगर संधि के समय विसर्ग से पहले अ या आ हो को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तथा बाद में कोई घोष वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। अर्थात यहाँ पे अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आता है तो उसके जगह पे घोष वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, र हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे दिया गया है नि जोड़ गुण, तो यहाँ क्या हो गया निर्गुण, यानी र में जो हलंत है निर्गुण। दु जोड़ उपयोग अर्थात इसका अर्थ होता है दु जोड़ उपयोग अर्थात दुरुपयोग। तो इस तरह से नियम नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नियम नंबर 6 अगर देखते हैं कि अगर संधि के समय विसर्ग के बाद तो तलाविश या दंश हो, तो हो तलाविश हो या दंश हो तो विसर्ग के बदले में तलाविश या दंश हलंत हो जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पर आपको दिया गया है नि जोड़ संतान, निसंतान। फिर यहाँ दिया गया है दूसरा उदाहरण नि जोड़ तेज अर्थात निस्तेज। और अगला उदाहरण दिया गया दु जोड़ शासन अर्थात इसका हो गया दुशासन। तो इस तरह से यह नियम नंबर 6 हुआ। फिर आप यहाँ देखेंगे नियम नंबर 7 का जिक्र करेंगे कि अगर संधि करते समय
विसर्ग से पहले अ या आ हो तो उसके बाद कोई भिन्न स्वर हो, अ या आ हो और उसके बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो यहाँ विसर्ग का लोप हो जाता है एवं पास पास आए हुए स्वरों का संधि नहीं होता है। जो भी पास पास स्वर आते हैं, इस पास पास आए हुए स्वरों का संधि नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे आपको दिया गया है अतः जोड़ एवं, यानी कि इसका अर्थ हो गया अत एवं, यानी अतः जोड़ एवं अत एवं। अब फिर इसके बाद नियम नंबर 8 हम देखेंगे, तो नियम नंबर 8 में देखेंगे अंत्य के बदले भी विसर्ग होता है। यदि के आगे अघोष्ठ वर्ण आवे तो विसर्ग का कोई विकार नहीं होता है, और यदि उसके आगे घोष वर्ण आ जाता है तो र ज्यों का त्यों रह जाता है। यानी कि कोई भी घोष वर्ण आ जाता है तो यहाँ र ज्यों का त्यों उसको हम छोड़ देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे दिया गया है पुनर्जुड़ उक्ति, तो इसका अर्थ हो गया पुनरुक्ति। फिर अंतर जुड़ करण, इसका अर्थ हो गया अंतःकरण। तो इस तरह आपका यह नियम नंबर 8 कंप्लीट होता है। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को एक बार थैंक्स।